Hello students, today we are going to start with chapter number 1, Arrivals of Europeans in India. We are going to see what we have learned in this chapter. It will be a revision of chapter number 1. Okay, so let's start. Many years ago, our country was one of the leading countries in the world. The people of the various countries were being influenced by our culture and prosperity. बहुत साल पहले हमारी कंट्री टॉप मोस्ट लीडिंग कंट्रीज थी ऑल ओवर वर्ल्ड में. द पीपल ऑफ वेरियस कंट्री, दूसरे दूसरे देशों के लोग जो थे हमारी संस्कृति जो थी और हमारी संपन्नता जो थी उससे बहुत प्रभावित होते थे. For years, the Arab traders undertook trade through land route. But as the situation changed, the trade through land route stopped. बहुत सालों तक अरब ट्रेडर्स ने हमारे कंट्री के साथ आकर ट्रेडिंग की. उन्होंने लैंड रूट का जो रास्ता होता है वो अपनाया था, लेकिन कुछ समय के बाद में जो लैंड रूट का रास्ता था वो बंद कर दिया गया था. Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton, cloth, muslin, a very thin cotton material, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. अब इसका नतीजा क्या हुआ कि लैंड रूट का जब रास्ता बंद कर दिया गया तो इंडियन कमोडिटीज़ की डिमांड दूसरे कंट्रीज़ में बढ़ने लग गई. जैसे कि इंडियन कमोडिटीज़ जो सिल्क का कपड़ा होता है उसकी डिमांड बढ़ने लग गई. कॉटन क्लोथ, मुस्लिन जो एक बहुत ही फाइन कपड़ा होता है, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की जो डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ने लग गई थी. सो मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया. इसीलिए बहुत सारे देशों के जो लोग थे यूरोपियन में, जो जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने सी रूट का जो रास्ता होता है उसे खोजना शुरू कर दिया ताकि समुंदर का कोई रास्ता वो ऐसा ढूंढे कि ईज़िली वो इंडिया तक पहुंच सके और इंडिया में आकर ट्रेड कर सके. ओके, सो नाउ सी दिस मैप. In this map, what we can able to see, we can see the different land route to come India, and we can able to see the sea route from the other countries, so that they come to India for the trading purpose and they started trading with us. Okay, now wherever you can see the black dot in the map, they are the sea and the land route, and wherever you will see the white dot, they are newly discovered sea route to come India. Okay, I hope you clear this map. Christopher Columbus. Columbus was an Italian explorer. He was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? ही वॉज अ इटालियन एक्सप्लोरर. वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और बहुत ही बहादुर सेलर थे जिन्होंने ये ज़िम्मा उठाया था कि वो जो समुंदर का रास्ता है इंडिया तक पहुंचने का वो उसे खोज कर निकालेंगे. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका. कोलंबस ने तो अपनी जर्नी जो थी उसकी शुरुआत कर ली थी ताकि वो इंडिया तक पहुंच सके, लेकिन इंडिया तक तो वो नहीं पहुंच पाए और वो अमेरिका पहुंच गए. ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. अब वो हमेशा से ये भ्रम था उन्हें कि उन्होंने सी रूट का, समुद्र का जो रास्ता है इंडिया तक पहुंचने का, वो उन्होंने खोज निकाला है. Hence, even today, the natives of America are called Red Indians and the island group of Caribbean is known as West Indies. तो आज भी वहाँ के जो अमेरिका के जो लोकल लोग होते हैं उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है और आइलैंड ग्रुप ऑफ कैरिबियंस के जो लोग होते हैं उन्हें वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है. Now, who was the Vasco da Gama and why he was a very famous? Vasco da Gama
अ नेटिव ऑफ पोर्तुगल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को दा गामा जो थे वो पोर्तुगल के रहने वाले थे और उन्होंने समुद्र का रास्ता इंडिया तक पहुंचने का खोज निकाला था। He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498। अब उन्होंने क्या किया, जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो एक केप ऑफ गुड होप का लिया साउथ अफ्रीका में और उसके बाद वो कैलिकट के पोर्ट तक पहुंच गए। और वो कब पहुंचे थे? 22 मई 1498। द रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट ज़िमोरिन गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू ट्रेड। जो कैलिकट के तब के जो किंग थे, जो राजा थे, उनका नाम था ज़िमोरिन। उन्होंने पोर्तुगीज़ को परमिशन दे दी कि वो उनके साथ में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अबाउट पोर्तुगीज़। The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 century। अब पोर्तुगीज़ लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपना एक किला बनाया, कैलिकट में अपना एक फोर्ट बनाया ताकि वो व्यापार कर सके। और वो फोर्ट कब बनाया था? 1500 सेंचुरी में। दे अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ नेमली अल्बुरुकी सेफगार्ड द फोर्ट। अब अल्बुरुकी के नाम से एक उन्होंने कमांडर को अपॉइंट किया जो क्या करता था? फोर्ट की देखभाल करता था, उसकी रखवाली करता था। Portugal primary objective was to obtain spices from India and import to Europe। अब पोर्तुगीज़ ने जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो था उनका, वो था कि जितने भी मसाले हैं जो इंडिया में ज़्यादा बनते हैं वो यूरोप तक किसी ना किसी तरीके से इम्पोर्ट किया जाए। मूविंग नॉर्थवर्ड, अल्बुरुकी कॉन्कर्ड गोवा इन 1506 सेंचुरी। अब आगे बढ़ते बढ़ते अल्बुरुकी ने गोवा पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया था और ये बात है 1506 सेंचुरी की। विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years पोर्तुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। अब धीरे धीरे 100 साल के अंदर अंदर पोर्तुगीज़ ने अपना कब्ज़ा जमा लिया मैंगलोर पे, कोचीन पे, गोवा, दीव, मुंबई और आइलैंड ऑफ लंका पे। एंड ऑफ पोर्तुगीज़। नाउ वी विल सी हाउ पोर्तुगीज़ could not continue their business in India. In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade in Bengal। शुरुआत में 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज़ लोगों ने अपना जो बिजनेस था वो बंगाल तक फैला दिया था। सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेंट टू शाहजहाँ, वन ऑफ वॉज रूलिंग किंग एट दैट टाइम इन इंडिया फ्रॉम दिल्ली, अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्तुगीज़। अब जो सूबेदार थे बंगाल के, उन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेन की पोर्तुगीज़ लोगों के बिहेवियर के बारे में। Thus the fort of Hooghly was demolished and ships were burned as per the order of शाहजहाँ। अब किस चीज़ की उन्होंने कंप्लेन की होगी? जो टैक्स होता था, पोर्तुगीज़ लोगों ने टैक्स पेमेंट करना बंद कर दिया था और उनका जो बिहेवियर था वो भी एक तरीके से बहुत बुरा बिहेवियर था। तो ये चीज़ की कंप्लेन सूबेदार ने शाहजहाँ से की। जैसे ही शाहजहाँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो हुगली में उनका फोर्ट बना हुआ था उसे नष्ट कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और पोर्तुगीज़ लोगों की जो शिप थी उन्हें जला दिया। After 100 years of arrival of Portuguese, at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now it is in Netherlands, came to India for trading। 100 साल के बाद पोर्तुगीज़ जब आए थे, उसके बाद जब उनका 16th सेंचुरी पे जब उनका रूल जो था, शासन जो था उन्होंने किया था वो ख़त्म हो चुका था, तब होलैंड से डच लोग आए जो अभी नीदरलैंड में है। वो ट्रेडिंग के लिए आए इंडिया में। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। अब उन्होंने शुरुआत में अपने किले बनवाए पुलिकट में और मद्रास में, जो कि अभी चेन्नई में है। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर भी बनाया था आगरा में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1663 में।
मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया, उसी के बीच में ब्रिटिशर्स भी इंडिया तक पहुंच चुके थे। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब डच के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाए। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन ईयर 1600 सेंचुरी द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब क्वीन एलिजाबेथ का शासन चल रहा था इंग्लैंड पे 1600 सेंचुरी में, तब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी हमारे इंडिया में। नाउ तब के टाइम पे ये कंपनी को बनाया गया था ताकि जो मर्केंट लोग हैं जो अपनी इंडिया में आके, जो इंग्लैंड के मर्केंट हैं वो इंडिया में आके ट्रेड करके उनकी जो इनकम है, जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ कर सके। दिस कंपनी बिलोंग टू द मर्केंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया। The first British ship arrived in India at the port of Surat in year 1608 century. Captain W. Hawkins, the captain of ship, was the first British to set foot in India. अब सबसे पहले जो ब्रिटिश शिप अराइव्ड हुई थी हमारे इंडिया पे वो हुई थी सूरत के पोर्ट पे, और ये कब की बात है? 1608 सेंचुरी की बात है। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे इंडिया में कदम रखा था वो थे कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही वॉज द फर्स्ट जिसने हमारे इंडिया में सेट फुट रखा था। इट मीन्स पहला कदम रखा था। ही मेट जहांगीर बट नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। अब उन्होंने जहांगीर के साथ मुलाकात की लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली कि आप व्यापार यहाँ पे नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग की परमिशन उनको नहीं मिली। देयर आफ्टर सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया वो एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उसके बाद में सर थॉमस रॉय हमारे इंडिया में आए, उन्होंने परमिशन ली कि वो ट्रेडिंग सेंटर सूरत में ओपन करना चाहते हैं और उनको वो परमिशन मिल गई और उन्होंने एस्टैब्लिश भी कर लिया। Later, Delhi went into hands of Shah Jahan and he gave permission to British to carry out trade in Bengal. अब उसके बाद दिल्ली पे शाहजहां का शासन आ गया था तो उन्होंने परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को कि वो बंगाल में अपना ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। इट मीन्स बंगाल में अपना व्यापार कर सकते हैं। नाउ उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद में फ्रेंच आए। द फ्रेंच एस्टैब्लिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1664 सेंचुरी। अब फ्रेंच लोगों ने भी एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की हमारे इंडिया में आके, और ये कब इस्टेब्लिश की थी? 1664 सेंचुरी में। दे इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। नाउ इट इज़ इन पौंडीचेरी। ओके, सो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो इस्टेब्लिश की सूरत में, मछलीपट्टनम में और पुडुचेरी में। द हेड ऑफ फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। अब फ्रेंच कंपनी का जो हेड था उनका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. अब फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी दोनों ही कंपनी एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और उनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया था कि दोनों कंपनी में से सबसे ज़्यादा कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है। There were innumerable dispute and battles and finally the British emerged as the winner. बहुत सारी बातचीत के बाद बहुत बैटल हुई, वॉर के बाद में ब्रिटिश जो थी वो एज अ विनर के तौर पे बाहर निकल के आई। British trade in Bengal. They started trade on the bank of river Hooghly and established forts in year 1651 century. Now we are going to see how the British trade in Bengal, किस तरह से उन्होंने व्यापार शुरू किया बंगाल में। सबसे पहले उन्होंने रिवर हुगली पे अपना ट्रेड शुरू किया था और वहाँ पे अपना एक किला बनवाया 1651 सेंचुरी में। द फोर्ट वेयर गार्निश्ड
for their protection of the factories and got the permission from Mughal Emperor औरंगज़ेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस। अब उन्होंने जो किला बनाया था, गैरिसन का मतलब होता है अब प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप, मतलब 4 दीवारी किला बनाना और उसके अंदर लोगों को रखना ताकि वो सेफ करके रख सके, सेफ गार्ड को रखना, तो उसे कहते हैं गैरिसन। ओके, अ प्रोटेक्शन फॉर द ग्रुप फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एंड गॉट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पर। अब उनको क्या हुआ कि मुगल एम्पर औरंगज़ेब से ये ट्रेडिंग करने का भी परमिशन मिल गया और ट्रेडिंग के साथ साथ वो विदाउट पेइंग टैक्सेस, मतलब उनको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी टैक्स होता है जो भी लोकल टैक्स होता है बस उनको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके का उनको परमिशन मिल गया था बंगाल में। नाउ लेट अस सी द पिक्चर ऑफ the expansion of the British rule between the 1757 century and 1857 century. What were the difference between the 1757 century and 1857 century? क्या बदलाव हुए हमारे इंडिया के मैप में? हम देखते हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे, सबसे पहला जो पिक्चर आप देखोगे इंडिया 1797 का ये मैप है। तो ब्रिटिश रूल जो था वो कहाँ कहाँ पे हुआ था? इट इज़ इन ब्लू कलर एंड येलो कलर जो लोकल रूल जो चल रहा था काफ़ी सालों से वो वाला। इन यू कैन सी सेकेंड मैप इंडिया 1840 पे कहाँ कहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा कर लिया था? मुंबई, गोवा, चेन्नई, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। नाउ इंडिया 1857 पे उन्होंने काफ़ी जगहों पर अपना शासन फैला दिया था। वो आए तो थे ट्रेडिंग के बहाने, लेकिन उन्होंने एक तरीके से रूल करना स्टार्ट कर दिया था। Now let us see the expansion of the British rule between 1757 century and 1857 century. By this time, East India Company was in a race to earn more and more money. अब ये टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ये कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पैसों को कमाया जा सके। As we know, Britishers were not paying the tax to Nawab of Bengal, Murshid Ali Khan, but with that the other private traders also did not pay the tax. अब उनके साथ साथ क्या हुआ, जैसे कि पता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो नवाब ऑफ बंगाल को तो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, लेकिन जो अदर प्राइवेट ट्रेडर्स थे उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया था। एज अ रिजल्ट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस। अब क्या होने लगा कि जो इनकम जनरेट हो रही थी, जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था बंगाल में, वो एकदम से रिड्यूस होने लगा। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान। जब अलीवर्दी खान का शासन आया था, ये जो चल रहा था जैसे टैक्स नहीं पे करने का और टैक्स कलेक्शन का जो बंगाल में रिडक्शन था, वो ये अलीवर्दी खान के टाइम पर भी इसी तरह से चला आ रहा था। आफ्टर अलीवर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। अब अलीवर्दी खान के बाद में उनका जो सन था सिराजुद्दौला खान, उन्होंने भी ये चीज़ के ऊपर चार्ज किया। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद ब्रिटिश। उन ब्रिटिशर्स के साथ में उनका बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई थी, सिराजुद्दौला एंड बैटल ऑफ प्लेसी। सिराजुद्दौला became Nawab of Bengal in year 1756. There were frequent conflict with the British merchant regarding payment of taxes. Now, who was the Sirajuddaulah? Sirajuddaulah Khan was the Nawab of Bengal. He became Nawab of Bengal in year 1756. Now, there were a frequent conflict between the British merchant and Sirajuddaulah Khan regarding the payment of taxes. So he ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. Siraj opted for war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. Now what happened here is, सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने 1756 में, और उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के जो मर्केंट होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा, बहस होती रही पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर। तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया ब्रिटिशर्स के लिए कि वो जो है अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई नहीं कर सकते, उनको टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से
जो भी वो व्यापार कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनको माननी ही पड़ेगी। सिराज ऑप्ट फॉर वॉर। अब उन्होंने एक वॉर शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स के साथ में, और वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी हो गए थे कि ब्रिटिशर्स को उन्होंने कलकत्ता से निकाल दिया था। What would happen after this? The British counter-attacked under the leadership of Robert Clive. ब्रिटिश काउंटर अटैक हुआ था लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajud-Dowlah, with the promise to pass the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. अब क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र को एज अ कमांडर ऑफ चीफ ऑफ सिराजुद्दौला की जगह पे प्रॉमिस किया कि उनको वो जगह दे दी जाएगी, उनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा, एंड उनको कन्विंस कर लिया ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ ज्वाइन कर सके। विद दिस हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757। उनकी मदद से, मीर जाफ़र की मदद से रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने आसानी से सिराजुद्दौला को ख़त्म कर दिया था और उनको मार दिया था। कब की बात है ये? बैटल ऑफ प्लेसी में उन्होंने उनको मारा था 1757 में। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया। और ये जो वॉर था ये पहला ऐसा वॉर था जो फाइट किया गया था बाय ब्रिटिशर्स कंपनी, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि एक मार्क हुआ था हमारे इंडिया में कि ब्रिटिशर्स का जो शासन है वो अब शुरू हो चुका है। Thus this war is considered to be a turning point in history of India। इसीलिए ये जो वॉर था बैटल ऑफ प्लेसी, इसे कंसिडर किया जाता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे हिस्ट्री का, हमारे इंडिया का। बैटल ऑफ बुक्सार। As promised, the East India Company appointed मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल। जैसे कि प्रॉमिस किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि मीर जाफ़र को एज अ नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा, तो वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया। आफ्टर फ्यू ईयर्स मीर जाफ़र बिकेम अनफ्रेंडली टूवर्ड्स द ब्रिटिश। कुछ सालों बाद मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स अनफ्रेंडली होने लगे। So the company decided to replace him with his son-in-law मीर कासिम। इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए उनके सन इन लॉ मीर कासिम के साथ। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। मीर कासिम जो थे वो बहुत ही एफिशिएंट और डिसिप्लिन और एक क्लेवर रूलर थे, बहुत बहादुर थे वो। The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other। अब प्रॉब्लम तब हुई जब नवाब जो थे और जो कंपनी थी उनके बीच में बहस चली। किस चीज़ को लेकर? अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर। कंपनी जो थी वो टैक्स पे नहीं कर रही थी, तो ये बात को लेकर उनके अंदर बहस चलने लग गई। तो वो बहस इतनी बढ़ गई थी कि एक दोनों के बीच में एक दूसरे के आमने सामने आना पड़ा। दोनों के फोर्सेस जो थे वो आमने सामने आ चुके थे। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। नाउ 1763 में मीर कासिम कंपनी के द्वारा हार चुके थे, डिफीट हो गए थे, हार गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एस्केप्ड हो गए थे, भाग गए थे। मीर कासिम रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी along with the forces of Nawab of Oudh, सुजाउद्दौला एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम II। मीर कासिम ने वापस से अपनी एक आर्मी बनाई, और उन्होंने वो जो आर्मी बनाई थी वो किन की मदद से बनाई थी? नवाब ऑफ उद के मदद से, सुजाउद्दौला, मुग़ल एम्परर शाह आलम II के मदद से उन्होंने वापस से अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई। देयर कंबाइंड फोर्स मेट द कंपनी फोर्सेस एट बुक्सार इन 1764। उनकी एक कंबाइंड फोर्स और कंपनी की फोर्स एक दूसरे के आमने सामने आई एट द बुक्सार इन 1764 में। British East India Company won the war, and all of a sudden
बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो वॉर हुआ था वो जीत गई थी और उसके बाद में सडनली उनके हाथ में पावर आ चुकी थी। उन्होंने अपना जो रूल था वो बंगाल, अवध, मुगल एम्पायर तक फैला लिया और उन पे अपना कंट्रोल जमा लिया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को वापस भेजा गया इंडिया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, emerged एज अ पॉलिटिकल पावर इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो बाहर निकल के आई एज अ पॉलिटिकल पावर और पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है हमारे इंडिया पे उस पे राज करने लगी। तो इस तरह से अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, मतलब इस तरह से यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए और उन्होंने अपना शासन फैलाया, अपना रूल किया इंडिया पे। ये चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। ये शॉर्ट में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं जो क्वेश्चन आंसर में भी आपको आ सकते हैं। नाउ दिस आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। मैं कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स चूज़ करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, पूरा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट हम एक रिकैप करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी विल गोइंग टू टेक इज क्वेश्चन नंबर 3। वास्को द गामा वॉज एन इनहिबिटेंट ऑफ डैश। वास्को द गामा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? पोर्तुगल के रहने वाले थे। वेयर डिड द पोर्तुगीज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन ईयर 1502 सेंचुरी। नाउ पोर्तुगीज लोगों ने अपना जो पहला किला बनवाया था वो कहाँ पर बनवाया था? 1502 सेंचुरी में। तो वो उन्होंने कहाँ पर बनवाया था? कैलीकट में बनवाया था। ओके, सो ये MCQs हैं आप लोगों के। नाउ फिलिप्स में से हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। नंबर 4, इन द ईयर 1498 किंग डैश वॉज रूलिंग इन कैलीकट। जब वो कैलीकट पहुँचे तब वो कौन से राजा थे जब वो रूल कर रहे थे? उनका नाम क्या था? किंग जिमोरिन। क्या नाम था उनका? किंग जिमोरिन। नाउ नंबर 6, डैश वॉज द कैप्टन ऑफ ब्रिटिश शिप विच फर्स्ट केम टू इंडिया। कौन से ऐसे कैप्टन थे ब्रिटिश शिप के जो हमारे इंडिया में पहली बार आए थे? तो उनका नाम क्या था? W. हॉकिंस। नाउ वी विल गोइंग टू सी ट्रू और फॉल्स। कोलंबस डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। नाउ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? बिकॉज कोलंबस जो थे उन्होंने समुद्र का रास्ता इंडिया तक पहुंचने का नहीं निकाला था। इंडिया तक पहुंचने का, समुद्र का जो रास्ता था इंडिया तक पहुंचने का, वो किसने खोज कर निकाला था? वास्को द गामा ने निकाला था। तो ये जो स्टेटमेंट है नंबर 1, कोलंबस डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नंबर 6, द ब्रिटिश कंपनी अपॉइंटेड मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी। नो, ब्रिटिश कंपनी ने किसको अपॉइंट किया था? मीर जाफ़र एज अ नवाब ऑफ बंगाल, नॉट मीर कासिम। मीर कासिम को तो उन्होंने बाद में अपॉइंट किया था। सबसे पहले उन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी जैसे ही ख़त्म हुआ तो मीर जाफ़र को उन्होंने एज अ नवाब ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था। मैच द पेयर करेक्टली। नंबर 1, 1498 सेंचुरी। नाउ यहाँ पे आपको डेट्स दी गई है कि कौन से इवेंट हुए थे। 1498 में वास्को द गामा हमारे इंडिया में आए। 1600 सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। 1608 सेंचुरी में ब्रिटिश शिप हमारे सूरत पोर्ट तक पहुंची। 1664 सेंचुरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। 1500 सेंचुरी में पोर्तुगीज़ इस्टेब्लिश हुआ। पोर्तुगीज़ लोगों ने अपना किला बनाया कैलीकट में। 1663 सेंचुरी में डच पीपल जो थे उन्होंने अपना किले बनवाए कैलीकट में। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बुक्सार हुआ। ओके, सो आई होप यू क्लियर दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो जूम लेक्चर में आप नोट डाउन करके रखना,
तो जूम लेक्चर में आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है।